नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका मैम आपकी सावल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने शुरुआत की हुई है, एक मैराथन छोड़ी हुई है कि सीटेट के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे हम इस प्लेटफॉर्म पर सभी के सभी हम सॉल्व करेंगे और बड़ी आराम से तसल्ली बख्श जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आज हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपकी प्रियंका मैम जो आपको सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो पेडालॉजी सारी करवाती हूँ। आपको पता ही है 30 मार्क्स की हिंदी जो है वो आती है, यानी कि जो आप लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड के तौर पर सिलेक्ट करते हैं हिंदी को, तो ये 30 मार्क्स की आती है, 30 नंबर की आती है। तो हमारा जो मिशन रहेगा 30 आउट ऑफ 30 2020, ठीक, यानी कि 2020 का जो है हमारा मिशन क्या रहेगा 2020, यानी कि 30 आउट ऑफ 30, यानी कि जितने भी आपका 30 नंबर का जो आता है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम बहुत अच्छी तरीके से इसको करें, समझें, ताकि हम अपने पूरे के पूरे मार्क्स ले सके। सो स्टूडेंट्स, पेपर सॉल्व करने से पहले, हम पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिर्फ इतना सा करना है, अपना नाम लिखना है, सीटेट लिखिए और स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब से है, हरियाणा से है, राजस्थान से है ना, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, आप जब कहीं से भी बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया में से, तो आप जो है हमारे इन दोनों नंबर्स में से किसी भी एक नंबर से पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम लिख करके सीटेट लिखिएगा और अपनी स्टेट डाल करके किसी भी एक नंबर पर मैसेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, तो टाइम टू टाइम आपके ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस का आप आनंद ले सकेंगे, फायदा उठा सकेंगे। आपको लिंक प्रोवाइड होते रहते हैं। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, पेपर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टूडेंट्स, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए जो है कुछ इस तरह से आपने लिखना होगा, टेलीग्राम पर जाइए और वहां लिखिए सावल सीटेट, तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल भी माइंड से स्किप मत कीजिएगा कि जितनी भी आपकी पीडीएफ्स होती है, पीडीएफ फाइल जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सारी की सारी आपको टेलीग्राम पर ही दी जाती है। तो यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हमारे आज के जो पेपर को जो है हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या था हमारा आज जो हमारा पेपर रहेगा। स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, पेपर फर्स्ट है और लैंग्वेज जो है वो पेपर फर्स्ट की सेकंड है, और सेट जो है यानी कि पेपर का जो सेट है, मेरे पास कोड है वो ए है। तो आप अपना पेपर जो है वो खोलकर बैठ जाइए और देखते हैं क्या है आज के इस पेपर में। तो हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या दिया हुआ है, देखते परीक्षार्थी भाग प्रश्न संख्या 121 से 125 तक के प्रश्नों के उत्तर तभी दें यदि उन्होंने भाषा, यानी कि फर्स्ट पेपर का आपने जब फॉर्म भरा था तो वहां पर आपने हिंदी लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज के विकल्प के रूप में चुना है, तो ही आप इस पेपर को दे सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे लिए इंफॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर है उसमें क्या कुछ आता है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, आपको एक गद्यांश दिया जाता है, तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के सबसे उपयुक्त वाले उत्तर यानी कि विकल्प हमने चुनने हैं। तो 121 से 128 तक के जो हमने प्रश्न सॉल्व जब करने ही हैं, तो क्यों ना हम इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ना होगा, ताकि हमारे ये तो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चों का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता है, अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चों के व्यक्तिगत और रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब वह उस विषय से कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक या और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में जहां पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता है, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है।
सामान्य स्कूलों में जहां यह छूट नहीं दी जाती है, होता प्राय यह है कि नई शिक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगने लगता है, जिसके बारे में काफी कुछ वह पिछले कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का पर्याय हो, जैसा भारत में है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और अब हम देख लेते हैं, इसके प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखना चाहिए। क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि का, क्षमताओं और पारिवारिक स्तर का, क्षमताओं और रुचियों का, रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात क्या हो रही है देखिएगा। तो हमें स्टूडेंट्स की जो है क्षमताओं और रुचियों का ध्यान जो है वो जरूर रखना चाहिए, जब खास करके हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर जो है हमारा थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों। सामान्य रुचियां, सामान्य क्षमताएं, विभिन्न रुचियां या भिन्न पूर्वाग्रह क्या रख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सबके यहाँ अलग अलग रुचियां भी रख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा देखो थर्ड आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न देखिए बहुत इजी दिए गए हैं। पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का डैश है का पर्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है, माना जा सकता है। तो भाई पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा सीख सकें। हाँ जी, 124वें का आंसर देखते हैं कि क्या होगा। बच्चों को यह छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है या अव्यवहारिक है। आपके हिसाब से क्या है। तो बच्चों को भाई ये बिल्कुल छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वह रुचि और क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये कैसी है, दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या है, एक सराहनीय प्रयास है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें दिखने में आसानी रहे और हम इसको पेपर भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा 125 बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता है। तो देख लीजिए, इसको हम कर सकते हैं बेबस, तो बेईमान भी हो सकता है, बेफिजूल भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, बेअदब। हाँ जी, बेअदब लिखा जा सकता है, बेअदब लो। तो हमारे हिसाब से गलत क्या है, बेफिजूल नहीं होता है ना। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब में जो है वो उपसर्ग जो है वो लग सकता है। उपसर्ग जो है हमेशा आगे लगता है, ये तो हम सबको पता है। हाँ जी, अगला देखिएगा 126 में प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। नए शब्द की बात हो रही है। प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षावान, प्रतीक्षाहीन। तो क्या बन सकता है। तो ये सारे तो प्रतीक्षावान, प्रतीक्षाहीन, प्रतीक्षाशाली ये तो हमने पढ़े हुए हैं। प्रतीक्षाभान, प्रतीक्षारत, ठीक, तो ये बन सकता है। 127वां प्रश्न क्या कहता है, वर्ष में एक प्रत्यय लगने से नया शब्द बनता। तो स्टूडेंट्स, प्रत्यय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रत्यय हमेशा जो है वो पीछे लगता है और हम एक प्रत्यय लगाएं तो वार्षिकी नहीं बनेगा, वार्षिक, वार्षिकी या वार्षिक। तो ये वार्षिक लिखा हुआ है, ये वार्षिकी, यहाँ पर वार्षिक जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, 128वां प्रश्न देख लेते हैं कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। अरे भाई, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये थे हमारे आज के जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है उसमें से प्रश्न। अब हम देख लेते हैं दूसरे को कि दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो हम देख लेते हैं कि सबसे उत्तर वाला जो विकल्प है वो क्या रहेगा। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। छवि यानी कि पिक्चर, फोटो। ठीक, जब हम कल्पना करते हैं तो उसकी जो गांव की जो फोटो है, जो पिक्चर है, वो एक अलग ही छवि जो है वो उभरती है। वह छवि कहती है, ठीक, कि वहां गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, गंदगी है, बीमारी है। हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं।
आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यानी कि आज जो गांव जो है वो खराब होते जा रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है ना। इन सवालों की पड़ताल यानी कि जांच, पड़ताल का मतलब क्या होता है, जांच, हमें नई समझ बनानी है तथा गांव को सही स्वरूप और पहचान करनी है। वैसे ही यह खुदा का शुक्र है कि गांवों पर कई तरह के आक्रामक दुष्प्रभावों के बावजूद उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव है, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है, यानी कि आज भी वो बहुत अच्छी है। हाँ जी, ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व, दायित्व क्या मतलब क्या होता है, हमारा फर्ज है। दायित्व यानी फर्ज है कि एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है, हमें विचार करना है। मगर ऐसा कोई भी विचार गांवों को आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। तो हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। आगे देखते हैं कि क्या है। हाँ जी, अपने क्या लिखा हुआ है, अपने मूल स्वरूप गांव की एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला या प्रयोगशाला इसलिए है कि ज्ञान को रोज वहां कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा ना उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि वह सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। तो ये था आपका स्टैंजा, जिसको हमने बखूबी पढ़ लिया है अच्छी तरीके से। हम देख लेते हैं इसके प्रश्नों को अच्छे से समझकर और इसके प्रश्नों को हल करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट देखते हैं ज्ञान के होने का अनिवार्य शर्त क्या है। तो ज्ञान के होने की सबसे जो अनिवार्य शर्त है तो वो क्या रहती है, सृजन और धन है, सृजन और उत्पादन है, धन और उत्पादन है, उत्पादन और ज्योति है। तो यहाँ पर पूछा गया है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो सृजन और उत्पादन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 130 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है, गांव के लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। तो ये तो वैसे ही नेगेटिव में दिए गए हैं, तो तीनों ही हमारे नहीं होंगे। गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, ये आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, 131वां प्रश्न देखते हैं। गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है गांव के किस्से सुनना, गांव को टीवी पर देखना, गांव के बारे में पढ़ना, स्वयं गांव में जाना। अगर आपने गांव के बारे में कुछ जानना ही है तो गांव के बारे में क्या है, आपको स्वयं वहां पर जाना होगा। राइट आंसर जो है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। 132वां प्रश्न देखिएगा कि गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है। हाँ जी, प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है, ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता रहता है, ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है भी, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था और पहले के अनुसार ही हमने यह गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। हाँ जी, फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ जाना, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के पूर्व ज्ञान पूर्व ग्रहों से समझ बनाना। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वयं के ज्ञान से यानी कि स्वयं के अनुभव से ही समझना क्या कहलाता है, फर्स्ट हैंड जो है वो आपकी समझ होती है। हाँ जी, 134 में कहा देख लेते हैं कि शिक्षित शब्द में प्रत्यय है, शित है, त है, इत है, झत है। तो क्या जो है वो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ जी, शिक्षित में आपसे पूछा गया है तो भाई इत प्रत्यय लग करके बनता है शिक्षित। क्लियर। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है वो क्लास में पढ़ने वाली हैं, हम पेपर डिस्कस के टाइम पर सिर्फ पेपर करेंगे और जल्दी से जल्दी जुड़िए सावल क्लासेस से ताकि हम इसको जल्दी से स्टार्ट कर सके। गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है, तो गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान और कर्म। तो कर्म जो है वो इसमें शामिल नहीं है कि गांव की छवि में गंदगी लोगों के मन में, यहाँ पर देखो पूछा किस तरह से गया है कि लोग जब गांव की कल्पना करते हैं तो उनके मन में गंदगी आती है, शिक्षा खास करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कल्पना से रिलेटेड। जो छवि है, जो गांव की जो छवि है लोगों के मन में क्या बनी हुई है, तो वो ही है कि कर्म नहीं है, वो गंदगी समझते हैं, गांव में अशिक्षा और अज्ञान को लेकर के कल्पना की जाती है। सो स्टूडेंट्स आप हमारे जो है वो पेड ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन अवर प्लस कोर्सेज। इसमें जो है आपको पेपर फर्स्ट यानी कि ईटीटी और पेपर सेकंड एसएसटी और मैथ साइंस की क्लासेस जो है वो अलग से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही है,
तो जल्दी से जल्दी आप जुड़े ताकि आप अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए आप अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकें। इसमें ज्यादा देर ना लगाएं और जितनी जल्दी हो सके जुड़िएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए 95 517 00092, 95 517 00093 आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर कांटेक्ट नंबर यानी कि शो हो रहा है, आप इस नंबर पर जो है हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपने पेड ग्रुप से रिगार्डिंग, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अपने पेपर के रिगार्डिंग आप तसल्ली बख्श जो है वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को आगे जो है वो सॉल्व करते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखने में आसानी रहे। हाँ जी, देख लीजिए 136वां प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। तो घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना और चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो देखो हमसे पूछा क्या गया है कि गतिविधि जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम है, तो यहाँ पर यही होगा कि कहानी को शब्दशः दोहराना जो है वो इसके विकास में कम होगा। हाँ जी, अगला प्रश्न है 137, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो हमने बताना है उचित है यानी कि सही है। ठीक, तो देख लेते हैं। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण करना यानी कि इनका सौंदर्य बढ़ाना इनका काम है। तो प्रश्न जो है हमसे क्या पूछा गया था, तो याद रखिएगा कि लोकोक्ति और मुहावरे जो है वो क्या करते हैं कि ये भाषा प्रयोग को जो है वो हमारे प्रभावी बनाते हैं यानी कि प्रभावशाली बनाते हैं। तो हमारा इस तरह से सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। 138वां प्रश्न, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की एक जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था, मीता ने किसका प्रयोग किया। तो प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिए। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद देती है जिसमें हर 5वें जगह पर रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह, ठीक, खाली स्थान, रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता किसका प्रयोग करती है, पठन परीक्षण का, लेखन परीक्षण का, व्याकरण परीक्षण का या कोलाज परीक्षण का। तो किसका करती है भाई, कोलाज परीक्षण का वो यहाँ पर प्रयोग कर रही है। हाँ जी, 139 का देखते हैं। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। रेखांकन चित्रांकन का, चित्रांकन लिपि चिन्हों का, रेखांकन लिपि चिन्हों का, लिपि चिन्हों और अक्षर अक्षरावट का। तो याद रखिएगा बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो हमारा इस तरह से आंसर जो है फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। हाँ जी, आगे देखते हैं हम 140वां प्रश्न, देख लीजिए कि मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। यानी मान लीजिए आप क्या है, एक शिक्षक हैं और जब आप पढ़ाते हैं, ठीक, तो एक बच्चा है मुदिता, जिसका नाम है मुदिता, वो क्या करता है, श, है ना, श को स बोलती है। तो मुदिता की आप भाषा शिक्षिका हैं, तो इस पर आप स्थिति में क्या बोलेंगे। भाषा का त्रुटि है, ये क्या है कि ये भाषा प्रयोग की क्षमता यानी कि गलत प्रयोग कर रही है वो। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, भाषागत ज्ञान का अभाव है, भाषा प्रयोग में लापरवाही है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव जो है वो हमें ज्यादा दृष्टिगोचर हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स हैं वहां पर जो बोलने का जो है एक अलग रहता है। हाँ जी, 141, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है वो बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। तितली और कली ने क्या खेल खेला। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो प्रश्न के अनुसार ही हमने उसका उत्तर देना है। यानी कि प्रश्न बताना है कि बच्चों की भाषा क्षमता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बोले कि वाक्य बनाइए इसका, या तितली के पास कब गई होगी, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों।
ऐसा उनको प्रश्न लिखने को बोल दिया जाए, तितली और कली ने क्या खेल देख खेला। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है उसके बारे में बोला जाए। तो देखिए हमने अपने अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर देना है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो इसका क्या है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। इसको अगर हम देते हैं तो उनकी क्षमता का हमें विकास का पता चलेगा, वो जब वो लिखेंगे। हाँ जी, 42वां सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। स्किनर से संबंधित है, पियाजे से है, चॉम्स्की से है, वाइगोत्स्की से है। सो स्टूडेंट जब आप क्लास में होंगे तो क्लास में ये सारी चीजें हैं, सारी की सारी जितने भी आपको आते हैं ये सभी जो है पूरे क्रम से और अच्छे तरीके से इनको क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ वाइगोत्स्की का जो है ये अवधारणा जो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइगोत्स्की। तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की की अवधारणा जो है वो सामाजिक अंतरक्रिया से संबंधित है। हाँ जी, 143 देख लेते हैं कि क्या है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। अंतरक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन क्षमता पर, सृजनात्मकता पर। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न आप तभी कर सकते हैं जब आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, यानी कि जब अगर आपने इनकी थ्योरीज को अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इन पर जो है वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको फिर इसका आंसर करना मुश्किल हो जाता है। तो स्किनर ने किस पर दिया है भाई, अनुकरण के पर वो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं, तो याद रखिएगा अनुकरण। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा तो ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। 144वां प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आंकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। तो क्या है इनमें से चार ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा सहायक होगा। बच्चों की पारस्परिक अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों की शिक्षक और परस्पर और औपचारिक बातचीत, या बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना, क्या जो है वो सर्वाधिक जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखो, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि बच्चों की भाषाई क्षमता का आंकलन करने के लिए आपसे बात जो है वो की गई है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है बच्चों की पारस्परिक अनौपचारिक जो है बातचीत जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक जो बातचीत है वो भाषा क्षमताओं को आंकलन के लिए जरूरी, ज्यादा अच्छी रहेगी। हाँ जी, 145वां देखते हैं। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर किस किस की महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो बहुभाषिकता की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों को कि फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखिए। तो स्टूडेंट्स की जो अपनी अपनी भाषा है, मातृभाषा, उसमें वो लिखना शुरू कर देंगे। 146वां प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या कहता है। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल कर हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोच करके लिखे। यह प्रश्न डैश का उदाहरण है। तो यह जो प्रश्न बनेगा ये किसका उदाहरण होगा। हाँ जी, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोच करके लिखो। तो संदर्भ में व्याकरण है या बच्चों की शब्द भंडार में विकास करना हमारा मकसद है, शब्दकोश का विकास कर रहे हैं या पर्यायवाची शब्दों से परिचय करवा रहे हैं। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें बच्चों को संदर्भ में व्याकरण जो है वो दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147वां कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। कौन सी शिक्षण सामग्री जो है वो सहायक होती है। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक या पत्र पत्रिकाएं। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो शिक्षण प्रक्रिया की बात की जा रही है, उसको रुचिकर बनाने के लिए कौन सी सामग्री जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारा फर्ज बनता है हम अलग अलग यानी कि विविध प्रकार की जो चीजों का इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो ज्यादा इफेक्टिव जो है वो बनाया जा सकता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 148 प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास
डैश है और साहित्य डैश है। साधन है, साध्य है, साध्य है, उद्देश्य है, साध्य है, साधन है, उद्देश्य है, साध्य है। तो भाई ये है क्या? आपसे पूछा क्या जा रहा है कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमसे बात किस स्तर की जा रही है, हमें स्तर को जरूर ध्यान में रखना होगा। तो आपसे बात की जा रही है प्राथमिक स्तर की भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए। क्लियर? तो ये क्या है? एक साधन है और साध्य और साधन है। याद रखिएगा हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 149 प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर जो है आपने बताना है कि कौन सा जो है वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, क्या जो है वो नहीं है। तो हमसे पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा वही नहीं है? हाँ जी, तो यहाँ पर जो उद्देश्य है यही नहीं है, हमारा बनता है कि भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। ये पॉसिबल है नहीं है कि भाषा प्राथमिक स्तर की, एक तो बात भी प्राथमिक स्तर की हो रही है ना, तार्किक पुष्टि भी हो सकती, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 150 यानी कि आज का जो हमारा पेपर है उसका लास्ट प्रश्न, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो किस तरह से करना चाहिए? हाँ जी, देख लेते हैं कि क्या दिया गया प्रश्न। आपको क्या दिया गया है कि कक्षा में भाषा की क्या विविधता विविधता के प्रति विद्वान आएगा, है ना, बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, या कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका प्रयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, या कक्षा में भाषा की संवेदनशीलता के प्रति कठोर बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, या फिर आ जाएगा कक्षा में भाषा की जो एक रूपता के प्रति संवेदनशील बनकर के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर क्या होना चाहिए? सो स्टूडेंट्स, जो हमारा आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा विविधता। तो कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका भाषा शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए। तो बी आंसर जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कुल जो है 30 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आए होंगे। ऐसे ही अगर हम स्टूडेंट्स सारे पेपर्स को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि प्रश्न बनते कैसे हैं, प्रश्न आते किस तरह से है, प्रश्न को वो घुमाता किस तरह से है ना। तो अगर हमें इन सारी चीजों की जानकारी हो जाती है तो हमारे लिए आंसर करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो पेपर तो हमने कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि सावल क्लासेस जो है वो पिछले 10 साल से आपका विश्वास पात्र बना हुआ है, जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एनटीए नेट, पीएसटेट, सीटेट, पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो इंक्लूडेड मास्टर कैडर कितने भी एग्जाम होते हैं, कि सारी की सारी हमारे यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो जल्द से जल्द जुड़े यहाँ पर, और आपकी उम्मीदें ही हमारा जो है उनको पूरा करना, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही हमारा एक एम है, एक उद्देश्य रहता है। तो सावल क्लासेस जो है वो स्टूडेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो हमें संपर्क करने के लिए, सावल क्लासेस से जुड़ने के लिए, अपने पेपर के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपकी स्क्रीन पर 95 517 00092, 95 517 00093 जो ये नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर के रिगार्डिंग, अपने पेड ग्रुप के रिगार्डिंग, आपने जो भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है आप उसको बड़े इजीली और बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि सावल क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके सखा भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी अच्छी और बेहतर ऐसी ही क्लासेस का फायदा ले सके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, और अगला पेपर जो हमारे 2018 में जो हुए थे उन पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू जी।